हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दिस इज़ राखी द्विवेदी। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नए इनिशिएटिव के तहत फ्री में हिस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो प्रोवाइड करेगा। तो आज से मैं पहला लेक्चर अपना शुरू करूँगी और हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस कवर करूँगी। इसके अलावा भी अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के और भी इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम और पेड ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज। और सोर्सेज जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब पाठ्यात्मक स्रोत या साहित्यिक स्रोत जो कि लिखे रूप में उपलब्ध है, लिखित रूप में उपलब्ध है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत जो कि फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब भौतिक रूप से उपलब्ध है। लिखित स्रोत में किताबें आती हैं, कहानी, नाटक और जो भी ऐसे लेख कहीं उपलब्ध होते हैं, जैसे कि पहले के टाइम में ताम्रपत्र पर भी लेख लिखे जाते थे। ताम्र मतलब तांबे का जो पत्ता टाइप का होता था उस पर, तो वो भी आ सकते हैं लिटरेरी सोर्स में, क्योंकि वो फिजिकल, वो पुरातात्विक और लिखित दोनों में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखित रूप से इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत में मेनली आते हैं बर्तन, सिक्के, मुहर, तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं पुरातात्विक स्रोत में। और जो भी लिखित फॉर्म में अवेलेबल होता है वो आ जाता है लिखित या लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत में। अब साहित्यिक स्रोत को भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, इंडियन लिटरेरी सोर्सेज और फॉरेन लिटरेरी सोर्सेज। इंडियन लिटरेरी सोर्स मतलब जो भी जो स्रोत हमें उपलब्ध है जो भारतीयों ने लिखी है वो भारतीय साहित्यिक स्रोत में आ जाता है। और जो भी विदेशी व्यक्ति टाइम टाइम पर इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया का वर्णन किया है वो आ जाते हैं विदेशी स्रोत में, जैसे कि फाहियान, इत्सिंग, ह्वेनसांग, अल-बरूनी, अल-मसूदी, तो ये सब आ जाते हैं मतलब विदेशी स्रोत में। अब हम देखते हैं भारतीय पाठ्यात्मक स्रोत को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्युलर लिटरेचर धर्मनिरपेक्ष स्रोत, धार्मिक पाठ्यात्मक स्रोत। और एपिक्स एक अलग ही कैटेगरी बनाई जाती है, क्योंकि जैसे कि एपिक्स में मेनली रामायण और महाभारत आते हैं और इसमें पूरी एक कहानी चलती है, तो ये भी एक अलग ही कैटेगरी है। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष स्रोत। पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि उस टाइम पर धर्म का मतलब वैसा नहीं था जैसा आज कंसिडर किया जाता है। उस टाइम पर धर्म का मतलब था जो एक आदर्श जीवन शैली है, जो आचार विचार हैं उनको फॉलो करना। जैसे उस टाइम पर यज्ञ करना और पूजा पाठ करना, ये धर्म का पार्ट थे। तो जो भी जो भी टेक्स्ट, जो भी किताबें इनसे रिलेटेड हैं वो धार्मिक साहित्यिक स्रोत में आ जाती हैं। और जिनका इन सबसे अलग कंटेंट है वो धर्मनिरपेक्ष स्रोत में आ जाती हैं। अब जो धर्मनिरपेक्ष स्रोत होते हैं उनका जो मेन होता है थीम किताब का, वो प्रशासन, व्याकरण, समाज, राजनीति, ये सब होते हैं। तो उसमें धर्म की से रिलेटेड कंटेंट नहीं होता है, इसलिए उनको धर्मनिरपेक्ष स्रोत में रखते हैं। अब देखते हैं धर्मनिरपेक्ष स्रोत में किस टाइप की किताबें आती हैं। कुछ किताबों के नाम यहाँ पर हैं। तो धर्मनिरपेक्ष स्रोत में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिसमें से कुछ मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और उन्होंने मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की चर्चा की है, जैसे उस टाइम किस टाइप के प्रशासन था, किस टाइप के राजस्व इकट्ठे किए जाते थे, कितनी राजस्व की दर थी, कौन कौन अधिकारी थे, कितने टाइप के मंत्री थे, किस तरह मंत्रियों का चुनाव किया जाता था, किस तरह से राजकाज के कार्य किए जाते थे। तो इन सब चीज़ों की चर्चा अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने की है, जो कि धर्म से रिलेटेड नहीं है। उसी तरह देखते हैं राज तरंगिनी। राज तरंगिनी कल्हण ने लिखी है।
कल्हण कश्मीर के रहने वाले थे और इन्होंने कश्मीर का इतिहास लिखा है। और कल्हण को पहला सही मायने में हिस्टोरियन माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री को, जैसा कि उन्होंने बताया है कि पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए, कि हिस्ट्री लिखने वाले का किसी के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए, उसे घटनाओं का जैसा है वैसा ही वर्णन किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी है। तो उस हिसाब से कल्हण को पहला हिस्टोरियन माना जाता है और उनकी ये किताब राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर बेस्ड है। और इसमें भी वही इतिहास के तहत प्रशासन, समाज, राजनीति, इन सब की चर्चा है। आगे हम देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की है। ये संस्कृत व्याकरण की किताब है और इसमें संस्कृत व्याकरण से संबंधित रूल हैं, कैसे कहाँ स्वर संधि, व्यंजन संधि और बाकी जैसे भी फॉर्मेशन होता है व्याकरण में, उन सब के बारे में डिटेल बताया है। और महाभाष्य जो है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है और पतंजलि की जो ये किताब है महाभाष्य, ये अष्टाध्यायी पर टीका है। मतलब इन्होंने पाणिनि के ही काम को आगे बढ़ाया है, तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण किताब है ये भी। नीति सार कामंदक ने लिखी है। कामंदक गुप्त साम्राज्य में मंत्री थे और इनके किताब से गुप्त साम्राज्य पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। हर्षचरित आपको पता ही होगा, हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में मंत्री थे और इन्होंने हर्षवर्धन के काल का, हर्षवर्धन के स्वभाव का, हर्षवर्धन के राज्य संचालन का वर्णन किया है। तो ये भी मतलब धर्मनिरपेक्ष स्रोत में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट किताब है। अब हम देखते हैं रिलीजियस टेक्स्ट में। रिलीजियस लिटरेचर जो है उसमें वैदिक लिटरेचर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साहित्य हैं उनसे भी काफ़ी प्रकाश पड़ता है इतिहास पर। ब्राह्मण साहित्य हैं जिनमें धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र आदि आते हैं। जैन साहित्य हैं, उनसे भी उस टाइम के समाज के बारे में काफ़ी प्रकाश पड़ता है। और इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत हैं जैसे कि पतंजलि का योग सूत्र हो गया, इस तरह से। तो ये सब आते हैं रिलीजियस लिटरेचर में। आगे मैं आपको बताती हूँ रिलीजियस लिटरेचर। पहले वेद से शुरू करते हैं। वेद 4 टाइप के थे, आपको पता ही होगा। और इनके अंदर जो जिस समाज का वर्णन किया गया है वो हालांकि बताया गया है कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का है, लेकिन इनकी, क्योंकि ये मौखिक रूप में उपलब्ध थे और इनकी रचना बहुत बाद में जाके हुई है, तो हो सकता है ये पूरे टाइम पीरियड को भी कवर करते हों। तो ये जो वेद हैं मेनली, इनको श्रुति कहा जाता था इसी कारण, क्योंकि ये सुने हुए तौर पर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते थे, तो इनको श्रुति कहा जाता था। और एक होता है स्मृति साहित्य, जिसमें कि वेदांग, पुराण, एपिक्स, धर्मशास्त्र वगैरह आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें से सबसे पहले रचना हुई है ऋग्वेद की, उसके बाद तीनों की रचना हुई है। अब वेदांग। वेदांग जो वेद के अंग होते हैं उन्हें ही वेदांग कहा जाता है। जैसे कि वेदांग जो होते हैं वो वेद से ही रिलेटेड होते हैं, उनके सहायक होते हैं। तो वेदांग के तहत मैं आपको बता रही हूँ ये है। फिर जैसे कि वेद के खुद के 4 अंग हैं, जैसे कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब संहिता में जो है वो मंत्र होते थे। उस टाइम मंत्रों की रचना की जाती थी, क्योंकि उस टाइम यज्ञ का बहुत ज़्यादा महत्व था, तो इसलिए संहिता की रचना की गई थी। फिर ब्राह्मण है, जो कि यज्ञ करने के लिए डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था मंत्रों को, तो उन किताबों का जो संकलन था वो ब्राह्मण कहलाते थे। और उसके अलावा अरण्यक हैं। अरण्यक ब्राह्मण के ही पार्ट हैं, लेकिन क्योंकि इनकी रचना जंगल में की गई थी, इसलिए इनको कहा जाता था अरण्यक। अरण्य जंगल का पर्यायवाची है और उसी से बना है अरण्यक। और उपनिषद जो है, उपनिषद में मेनली इसका सार होता था, जो भी फिलोसफिकल सार, जैसे कि वेदों का जो भी दार्शनिक पार्ट है, जो निचोड़ है, वो उपनिषद में मिलता था। तो ये सब बहुत आप जानते भी होंगे, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, विरदकारण्यक उपनिषद,
तो ये सब उपनिषद भी वेद के पार्ट हैं। अब जो हमारा सेकंड है वो है वेदांग। वेदांग जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेदों से जुड़ी बहुत सारी सहायक रचनाएं हुई थी जिनको वेदांग बोलते हैं। और वेदांग में मेनली शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष हैं, क्योंकि इनकी मदद मिलती है वेदों को समझने में, से इनको वेदांग बोलते हैं। अब जो सूत्र हैं वो सूत्र हेल्पफुल होते हैं वेदों को, मतलब उस टाइम ब्राह्मणिक रचना है सूत्र, और इनकी रचना 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में हुई है। और इनके बारे में जो वैदिक नॉलेज है, जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने अपना मेन जो कंटेंट है वो वेदों से ही उठाया है और उसी को मॉडिफाइड फॉर्म में अलग अलग ये प्रस्तुत करते हैं। तो सूत्र में जो है वैदिक नॉलेज ही होती है कंसाइज फॉर्म में, मतलब उसको ही कंप्रेस्ड करके बनाया गया है जो सूत्र कहलाते हैं। और अगला जो है उपवेद है। उपवेद हर वेद का, जैसे 4 वेद बताया कि मैंने 4 वेद है, हर वेद का एक उपवेद है। जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद शिल्प वेद है, और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो इस तरह से ये उपवेद जो हैं वैदिक साहित्य का ही पार्ट है। आगे हम देखते हैं ब्राह्मणिक लिटरेचर, ब्राह्मण साहित्य। जैसे कि उस टाइम पे बहुत सारे ब्राह्मणों ने धर्म से रिलेटेड किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने जो भी है उस टाइम के समाज के बारे में बताया कि ऐसे होना चाहिए, रूल रेगुलेशन, या फिर कहानियाँ, या फिर उस टाइम के इतिहास के बारे में, या भगवान की लीला के बारे में, इन सब के बारे में लिखा। तो वो सारे ब्राह्मण साहित्य के तहत आ जाते हैं। जैसे ब्राह्मण साहित्य में मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, क्योंकि मनुस्मृति ने बहुत ज़्यादा लिखा है वीमेन के बारे में और समाज के बारे में कि ऐसे नियम कानून फॉलो होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना भी होगा फेमस कोट, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये मनुस्मृति की ही कोट है। वैसे इस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए मनुस्मृति को, क्योंकि उसने आगे भी बहुत कुछ लिखा है जो वीमेन के लिए सही नहीं है। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं। पुराण, पुराण की संख्या 18 है, और ये जो हैं इन्होंने इसमें अलग अलग पुराण है, जैसे कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। तो इसमें इन्होंने बहुत ऐसे धार्मिक पर्सपेक्टिव से लिखा है, लेकिन इसमें उन्होंने वंशावलियाँ लिखी हैं, राजाओं के नाम लिखे हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक एक अंदाज़ा लग जाता है, या इतिहास का थोड़ा सा वर्णन मिल जाता है, या फिर ऐतिहासिक हस्तियों पर प्रकाश पड़ जाता है। तो पुराण का भी थोड़ा बहुत यूज़ है इतिहास को जानने में। अब एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगी पुराण के बारे में। पुराण जो है वो भविष्य काल में लिखे गए हैं। जैसे कि ऐसे चर्चा नहीं की गई है कि ऐसा हुआ था, ऐसे इसमें वर्णन किया गया कि ऐसा होगा। मान लीजिए कि मौर्य काल है कि अशोक नाम का राजा था नहीं, भविष्य में अशोक नाम का राजा होगा। तो इस तरह से इनका वर्णन किया गया है, पुराणों की खास बात है। आगे हम देखते हैं धर्म स्मृति। धर्म स्मृति मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मणों ने काफ़ी रूल रेगुलेशन से रिलेटेड किताबें लिखी थी, जैसे कि नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति। तो इस सब में उन्होंने उस टाइम में जो भी समाज में चल रहा था उससे रिलेटेड कंटेंट लिखा, जैसे कि ज़मीन का बंटवारा है, संपत्ति, परिवार में रोल, महिलाओं का रोल, जो भी घर के हेड व्यक्ति हैं उनका रोल, और कैसे जो भी है नित्य क्रिया जो भी है जिम्मेदारियां हैं उसको कैसे निभाना चाहिए, ये सारी चीज़ें धर्म स्मृति में देखने को मिलती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि पुराणों में जो है काफ़ी इतिहास पर प्रकाश पड़ जाता है। तो देखिए विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में मौर्य काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। वैसे ही वायु पुराण में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। मत्स्य पुराण में सातवाहन काल के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इस तरह पुराण भी काफ़ी मदद करते हैं इतिहास को जानने में। तो ये भी इतिहास के स्रोत के रूप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं एपिक्स के बारे में। अब एपिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था रामायण और महाभारत आते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे एक बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कब रचना हुई है रामायण और महाभारत की।
रामायण और महाभारत में जो वर्णन किया गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, इनमें जो वर्णन है वो वैदिक टाइम का है, जैसे कि 1500 ईस्वी पूर्व से। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इन सब की रचना, भले ही इनमें वर्णन हो सकता है पीछे के समाज का, लेकिन इनकी रचना काफ़ी लेट से हुई है। जैसे कि महाभारत को लगभग 400 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में स्वरूप दिया गया, और वहीं रामायण को 5वीं 4वीं ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी के बीच में रचा गया है। तो इनकी रचना बहुत लेट नहीं हुई है। और जो रामायण महाभारत का ओरिजिनल कंटेंट है वो भले ही बहुत पुराना हो, लेकिन आगे चलकर उसमें टीकाएँ और क्या क्या जोड़ते चले गए हैं, अलग अलग चैप्टर जुड़ते चले गए हैं। तो ये चैप्टर जो हैं उस टाइम के समाज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे जो भी चैप्टर बाद में ऐड हुए उन्होंने उस टाइम के समाज को डिपिक्ट किया है, तो इससे भी उस टाइम के इतिहास के बारे में जानकारी काफ़ी मिल जाती है। अब एक ये बात चलती है कि रामायण और महाभारत में से किसकी रचना पहले हुई और कौन सा ज़्यादा पुराना है। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो मैं आपको आज ये बात बता देती हूँ कि मोस्टली जो हिस्टोरियन ने रिसर्च की है और जो जानकारी उससे मिलती है, अंदेशा लगता है, वो ये है कि महाभारत की रचना रामायण से पहले हुई है। वो इसलिए क्योंकि महाभारत में जिस क्षेत्र का वर्णन हुआ है वो ऊपरी गंगा का मैदान है। जो भी गंगा का जो वर्णन है गंगा के मैदान का, वो गंगा का ऊपरी मैदान है। लेकिन ये रामायण में जिस एरिया का वर्णन है वो निचली गंगा का मैदान है। तो इस तरह से ये मालूम चलता है कि मतलब उस टाइम तक, महाभारत के टाइम तक, जो जो भी आर्यन थे या जो जिस भी समाज का ऐसा वर्णन हुआ है उनका निवास ऊपरी गंगा के मैदान तक ही था। लेकिन रामायण के टाइम तक वो निचले गंगा के मैदान में या मध्य गंगा के मैदान में सेटल हो गए थे। तो इससे ये मालूम चलता है कि महाभारत की रचना मतलब पहले हुई है। और एक चीज़, महाभारत में वर्णित नियोग की प्रथा जो है उसका जो वर्णन है, जैसे मैं आपको पहले बताना चाहूँगी नियोग है क्या। पहले टाइम में, वैदिक टाइम में इसकी चर्चा मिलती है कि नियोग वह प्रथा है, मान लीजिए किसी स्त्री का पति मर जाता है और अगर वह माँ बनना चाहती है तो वो किसी और के साथ सहवास करके संतान उत्पत्ति कर सकती है। तो ये दिखाता है कि मैं वैदिक टाइम में बहुत ज़्यादा समाज खुला हुआ था। तो इसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। लेकिन रामायण टाइम तक आते आते समाज में औरतों पर काफ़ी पाबंदी दिखाई देने लग जाती है और उन पे बहुत कंट्रोल दिखाई देता है। तो इससे ये भी मालूम चलता है कि जैसे कि जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है, तो पूर्व वैदिक काल में औरतों की स्थिति कंपेरेटिवली सही थी और उनकी स्थिति बाद में डिग्रेड होती है। तो इससे ये भी मालूम चलता है कि महाभारत शायद पहले की रचना है और रामायण बाद की रचना है। और इसके अलावा ये भी जो बात होती है कि कौरवों और पांडवों की जो लड़ाई थी, तो इतिहासकारों और जो भी पुरातत्वविद हैं उनका कहना है कि ऐसा कोई भी युद्ध 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व के आसपास ही लड़ा गया होगा, उससे पुराना नहीं हो सकता है। तो इसलिए रामायण और महाभारत के बारे में मैं आपको बता दिया कि इनसे भी काफ़ी जानकारी हमें मिल जाती है इतिहास के बारे में। अब हम देखते हैं फॉरेन सोर्सेज के बारे में, विदेशी स्रोत। अब ये विदेशी स्रोत जो भी हैं, जो भी लोग इंडिया आए, जिन्होंने इंडिया के बारे में वर्णन किया अपनी किताबों में, तो ये सारे हमें मिलते हैं। उससे हमें इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, जैसे व्यापार के बारे में, समाज के बारे में, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखा है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि उस टाइम पर इंडिया का समाज कैसा था, इंडिया की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इंडिया का व्यापार कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हमें विदेशी स्रोत से जानने को मिलता है। अब सबसे पहले जो विदेशी स्रोत मैं बताना चाहूँगी वो है ग्रीक अकाउंट, मतलब ग्रीक वर्णन। ग्रीक वर्णन में तो आपको पता ही होगा, मेगास्थनीज की इंडिका बहुत फेमस है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, राजदूत था, और वो सेल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। तो उसने जो इंडिया के बारे में लिखा है, तो उससे उसका ओरिजिनल बुक तो नहीं अवेलेबल है, लेकिन उसको बेस बना के बहुत सारे राइटर ने, जो भी हैं ग्रीक राइटर, उन्होंने लिखा है इंडिया के बारे में। तो जैसा कि इंडिका से पता चलता है कि उसने कहा है कि
जो भारतीय समाज था वो 7 कास्ट में डिवाइडेड था, जो कि सही नहीं है, और उसमें उसने एक दार्शनिक कैटेगरी भी रखी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो उसने बताई वो गलत भी है। जैसे उसने ये भी बोला है कि इंडिया में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दासों के टाइप बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, लेकिन तब भी काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। जैसे इंडिका में वो बताता है कि हाँ, राजा का डेली रूटीन क्या होता था, वो कैसे राज का संचालन करता था, और कैसे टैक्स सिस्टम था, कैसे मंत्री थे। तो काफ़ी कुछ प्रकाश पड़ जाता है मौर्य काल के बारे में। उसके अलावा हम देखते हैं प्लीनी की नेचुरल हिस्ट्री ग्रीक अकाउंट में। तो प्लीनी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखी है, और इसमें उसने वर्णन किया है जो इंडिया का जो व्यापार, रोमन व्यापार चल रहा था करीबन फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास। फर्स्ट सेंचुरी के आसपास रोमन व्यापार बहुत फल फूल रहा था। तो इस पे प्लीनी जो है वो दुख व्यक्त भी करता है कि जो रोम का सोना है वो सारा का सारा इंडिया के पास जा रहा है। बहुत फेमस कोट भी है, और उस पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं प्रीलिम्स में कि किसने ये कहा था। तो उसने ये बोलता है वो कि मतलब ये जो भी है, ये जो लोग हैं रोम के, उनका जो भारतीय सामान है, भारतीय सिल्क है, उनके प्रति जो अट्रैक्शन है, उसके कारण जो है खजाने खाली होते जा रहे हैं रोम के, और वो दुख व्यक्त करता है इस पे। तो उससे भी काफ़ी कुछ हमें मालूम चल जाता है भारत के व्यापार के बारे में, भारत की समृद्धि के बारे में। तो ये फेमस एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। फिर हम देखते हैं स्ट्रैबो की ज्योग्राफिया, जो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंडिया के बारे में जानने का उस टाइम के। फिर हम देखते हैं एक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के राइटर का नाम अननोन है, क्योंकि उसने लिखा नहीं है कि मतलब क्या नाम है उसका। लेकिन वो भी फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास लिखी गई है, और उसमें वो काफ़ी बताता है उस टाइम के व्यापार के बारे में, भारत के व्यापार के बारे में, भारत के समुद्री व्यापार के बारे में। तो इससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है, मतलब भारत के बारे में जानने की, और उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की। इसके अलावा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में जो भी राइटर है उसने बहुत सारे इंडिया के बंदरगाह का नाम लिया है। जैसे कोरकाई, एरिका मेडू, ताम्रलिप्ति, जो कि अब बंगाल का द्वीप था, बंदरगाह था वो। तो इस तरह से हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। अब हम आते हैं चाइनीज़ अकाउंट पे। चाइनीज़ अकाउंट मैंने आपको बताया था कि ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, ये सब जो चीनी विदेशी यात्री थे वो इंडिया आए थे, मतलब अध्ययन करने के लिए। और उस टाइम पे भारत का जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, वो काफ़ी फेमस था एजुकेशन के हिसाब से। तो यहाँ ये यात्री आए थे एजुकेशन के लिए, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे किताब लिखी है, जिससे भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी प्रकाश पड़ जाता है। अब फाहियान जो आया था वो 399 से 415 एडी तक आया था, और उसने लिखा है, जो भी वर्णन किया है उससे गुप्त साम्राज्य के बारे में काफ़ी प्रकाश पड़ जाता है, क्योंकि टेम्प्रेरी तौर पे गुप्ता एम्पायर इंडिया में मौजूद था। तो उसके जो अकाउंट है उससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है। फाहियान के जो किताब है उसका नाम फॉक यू की है, और उसके हिसाब से वो बताता है कि उज्जैन जो थी वो दूसरी कैपिटल थी गुप्ता एज की, गुप्ता टाइम की वो दूसरी कैपिटल थी। और फिर वो उसके बारे में बताता है कि इंडियंस जो हैं, फाहियान लिखता है अपनी किताब में कि इंडियन बहुत हाई मोरल, मतलब नैतिक कैरेक्टर के थे, नैतिक चरित्र के बहुत ऊंचे थे। और ब्राह्मण जो थे वो प्याज और लहसुन नहीं खाते थे। और वो उसके अलावा वो अनटचेबल्स के बारे में, जो अछूत कहे जाते हैं, उनके बारे में भी लिखता है कि वो गांव से बाहर जो होता है गांव के सीमा पर रहते थे। और सारे उस टाइम के समाज का और लोगों का और प्रशासन का, राजनीति का वर्णन करता है। फिर हम देखते हैं चाइनीज़ अकाउंट में ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, और वो इंडिया में 16 साल तक रहा था। और इस दौरान उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, नालंदा विश्वविद्यालय में, और उसका भी उसने बहुत डिटेल वर्णन किया है। और वो बताता है कि उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, और 5,000 से ज़्यादा जो भी हैं बौद्ध भिक्षु थे। फिर चाइनीज़ अकाउंट में एक इत्सिंग का भी नाम आता है। इत्सिंग जो है
672 AD में आया था। और इस टाइम पे वो बताता है कि एक उसके जो अकाउंट से मालूम चलता है वो ये बात कि महाराजा श्री गुप्त के बारे में बताता है वो कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री उसने इस्टेब्लिश की थी, मतलब बौद्ध जो विहार है उसने इस्टेब्लिश किया था मृग शिखावन में। तो ये जो नाम उसने यूज़ किया है श्री गुप्त, इसको ऐसे मतलब पहले इनका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन उसी के रेफरेंस से पता चलता है कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर वही था, मतलब फाउंडर वही था, गुप्त वंश का फाउंडर वही था। तो इस एक चीज़ इसके अकाउंट से बहुत बड़ी मालूम चलती है, इसको जोड़ने में, कड़ी जोड़ने में, जैसे कि गुप्त वंश की पूरी रूपरेखा बनाने में इसका जो अकाउंट है इस सिंह का वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं अरब अकाउंट्स, अरब वर्णन। अरब वर्णन में हम देखते हैं अल सुलेमान, अल मसूदी और अल बरूनी के बारे में। इन तीनों ने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे कि अल सुलेमान 815 AD में आया था और उसने राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में लिखा है और गुर्जर प्रतिहार का वंश का भी वर्णन किया है। इसी तरह अल मसूदी है, अल मसूदी आया था 967 AD में और वो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य में गया था। और वो वर्णन करता है कि मिहिर भोज बहुत पावरफुल व्यक्ति था, बहुत पावरफुल राजा था। तो इन सब से उस टाइम के जो भी डायनेस्टी है उनके बारे में, उनके किंगडम्स के बारे में, उनके जो पावरफुल राजा हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो अरब अकाउंट में जिसका वर्णन किया जा सकता है वो है अल बरूनी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था इंडिया और उसका टाइम था 1018 से 1019। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसलिए बन जाता है अरब वर्णन में क्योंकि इसने इंडिया के समाज का पूरे जो वातावरण है और राज प्रशासन है सबका डिटेल में वर्णन किया है। और उसने इन सब चीज़ों के लिए स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस भी सीखी थी, मतलब उसने इंडियन लैंग्वेजेस सीखी और उस बेसिस पे अपना नॉलेज बढ़ाया। और उसने बिल्कुल उन सब नॉलेज को इकट्ठा किया, उसके बाद अपनी किताब लिखी और उसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी बोलते हैं। और ये जो उसकी किताब है इसको भारत का आईना भी कहा जाता है क्योंकि इससे भारतीय समाज पर काफ़ी कुछ प्रकाश पड़ जाता है। ये हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है भारतीय समाज के बारे में, धार्मिक विश्वास के बारे में और जो भी धार्मिक प्रैक्टिसेस की जाती थी उसके बारे में, सांस्कृतिक मूल्य के बारे में और जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है अल बरूनी ने। एक बहुत अच्छी बात जो अल बरूनी ने अपनी किताब में लिखी है वो ये है कि उसने भारतीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नॉलेज की तारीफ़ की है। वो बोलता है कि मतलब भारतीय लोग जो हैं वो काफ़ी नॉलेज वाले थे और उनको बहुत ज्ञान था विज्ञान तकनीकी का। लेकिन वो बोलता है कि इनके जो भारत के लोग हैं उनका जो आउटलुक है, मतलब नज़रिया है, वो बहुत नैरो है, संकीर्ण है और इसीलिए वो किसी से अपनी नॉलेज शेयर नहीं करते और इसीलिए उनकी ये नॉलेज जो है वो विलुप्त होते जा रही है। फिर उसके अलावा वो वर्णन करता है अल बरूनी जो सामाजिक संरचना थी इंडिया की वैश्य और शूद्र वर्ण के बारे में। और वो बोलता है कि ये दोनों समान ही थे एक तरह से और इससे ये मालूम चलता है कि शूद्र की स्थिति तो सुधरी लेकिन जो वैश्य की स्थिति है वो डिक्लाइन हो गई। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया होगा या नहीं बताया होगा कि भारतीय वर्ण को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है वैदिक एज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें वैश्य तीसरे नंबर पर आते हैं और शूद्र चौथे नंबर पर। लेकिन अल बरूनी अपने वर्णन में बोलता है कि ये दोनों समान ही थे। तो इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं, या तो एक कि वैश्यों की स्थिति डिग्रेड हुई है या फिर शूद्रों की स्थिति इम्प्रूव हुई है। तो वो ये बात बताता है कि हाँ मतलब दोनों की एक ही स्थिति थी। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि स्थिति किसी की डिग्रेड हुई है और किसी की इम्प्रूव हुई है। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, क्योंकि हमने मोस्टली पढ़ लिए हैं लिटरेरी सोर्सेज। तो फिर हम देखते हैं कि इनकी मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूँगी वो ये कि इनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस टाइम की राजनीति, प्रशासन, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक विश्वास के बारे में।
मतलब अधिकतर जानकारी हमें इन्हीं से मिलती है। अगर कोई हमें वस्तु मिलती है फिजिकल फॉर्म में, तो उसके बेसिस पे हम उस टाइम के साम्राज्य, राजा और उस टाइम के विश्वासों के बारे में ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी नहीं कर सकते हैं जब तक कि उससे रिलेटेड लिटरेरी टेक्स्ट ना हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि मुझे क्या, ये कॉमन ही बिलीफ है कि जब अगर लिटरेरी टेक्स्ट नहीं होते, अगर साहित्यिक स्रोत नहीं होते, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो वर्णन है या फिर उसकी जो पूरी संरचना का निर्माण है वो नहीं किया जा सकता था। और अधिकतर जो भारत का इतिहास का जो खाका निकाला गया है वो लिटरेरी सोर्स से ही निकाला गया है, साहित्यिक स्रोत से ही निकाला गया है। और वैदिक एज में से स्टार्ट करके जो भी लिटरेरी वर्क हैं, जो साहित्यिक कार्य किए गए हैं, उसी के बेसिस पर प्राचीन भारतीय इतिहास का जो भी है डायमेंशन, आयाम हमें समझने को मिलते हैं। लेकिन कुछ बुराइयां भी जो हैं देखने को मिलती हैं साहित्यिक स्रोत में, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे कि बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और मंत्री था। तो ये है कि हो सकता है कि राजा को खुश करने के लिए उसने चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखा था। जैसे कि वो बोलता है कि जो हर्षवर्धन था वो उसका साम्राज्य पूरे भारत पर था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय वर्णन करता है कि उसने हर्षवर्धन को हराया है। तो ये सब चीज़ें अगर हमें इंफॉर्मेशन देती हैं तो हमें मिसगाइड भी करती हैं कि जो भी हो सकते हैं दरबारी कवि या फिर किसी जो राजा के सहायक हैं, जो राजा के फेवर में रहते हैं, वो लोग बायस्ड होकर लिख सकते हैं, या किसी ग्रुप के प्रति से मतलब जिनकी झुकाव होता है वो लोग उस हिसाब से भी वर्णन कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी कमी दिखाई देती है साहित्यिक स्रोत में, वो ये कि उस टाइम पर क्रोनोलॉजी लिखने का चलन नहीं था। जैसे कि जो डेट मेंशन करने का होता है इस टाइम पे, मतलब उन्होंने जो भी लिखा है वो कहानी की तरह लिखा है, और इससे हमें क्लियर पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली घटना हुई कब थी। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है प्राचीन जो भी टेक्स्ट हैं उनके, कि उन्होंने डेट वेट का वर्णन नहीं किया है, जिससे काफ़ी दिक्कत आती है। और ये बहुत बार पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली किस टाइम के बारे में वर्णन करता है, क्योंकि बहुत टाइम तक एक ही टाइप का समाज और एक ही टाइप की राजनीति प्रशासन चलता रहता था, धर्म था। जैसे कि बुद्ध धर्म में बहुत टाइम तक चला है। तो एक डेट मेंशन करने से क्लियर हो जाता है, लेकिन डेट नहीं मेंशन करने से ये मतलब कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा कर देता है कि किस टाइम पे ये चीज़ें हुई है। और इसकी एक और कमी जो हमें देखने को मिलती है कि मतलब जिस टाइम पे नहीं है अवेलेबल, जैसे प्री वैदिक एज में, वैदिक काल से पहले उस टाइम के कोई लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो उससे क्या है, फिर हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते और सीधे वैदिक टाइम से अवेलेबल है तो बिल्कुल ब्लैंक परिस्थिति आ जाती है कि इस टाइम पे समाज बिल्कुल डेवलप था और इस टाइम पे कुछ भी नहीं था। तो ये भी एक दिक्कत है जो कि मिलती है कि मतलब वैदिक काल से ही स्टार्ट हुआ है। और उसके अलावा जो हम ये चीज़ देखते हैं, हमारे यहाँ जो साहित्यिक रचनाएं हुई हैं उसमें मतलब हिस्टोरिकल फीचर नहीं दिखाई देते हैं, मतलब ऐतिहासिक जो भी विशेषताएं दिखाई नहीं देती हैं। मतलब एक फॉर्मेट जो होता है कि इस तरह से रचना की जानी चाहिए इतिहास की, वो दिखाई नहीं देता है। लोगों ने सिंपली जैसे मन किया वैसे लिख दिया, और एक स्ट्रक्चर्ड तरह से मतलब इतिहास की रचना नहीं हुई है साहित्यिक स्रोत में। हालांकि कल्हन बोलता है कि मैं बिल्कुल पूरा ग्रह से रहित होकर और बिल्कुल न्यायिक तौर पर रचना करूँगा। वो बोलता है कि इतिहासकार को जो है उसको मतलब जो न्यायाधीश होता है उसकी तरह भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन आज के टाइम से हम जज करें तो उस टाइम को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इतिहासकार सुनी हुई बातों को भी अपने रचना में डाल देते थे। जैसे कि कोई चीज़ अगर बहुत टाइम से चलते आ रही है, सुन रहे हैं, तो उसको भी डाल दिया, भले ही वो किंवदंती हो, भले ही वो अफवाह हो। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। बहुत बार लगता है कि कपोल कल्पना को भी डाल दिया गया है। तो ये सब डिमेरिट है। आगे हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत कैसे हमें मिलते हैं, पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको। एक्सकेवेशन, खुदाई, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का आपने पढ़ा होगा चाहे जानते हैं,
उसकी खुदाई हुई थी, तो उससे पूरा स्ट्रक्चर मिलता है हड़प्पा सभ्यता का। तो ऐसे क्या है कि जो ज़मीन को खोद कर ज़मीन की सतह जो है सरफेस हटाकर जो पुरातात्विक स्रोत प्राप्त किए जाते हैं उसको खुदाई कहते हैं। फिर है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब खोज। अब खोज में वो चीज़ें आती हैं कि जो पहले से अवेलेबल हैं, जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो ढूंढी नहीं गई थी, वो धीरे धीरे ढूंढी गई। तो एक्सप्लोरेशन में ऐसे गुफाएं आती हैं, स्तूप, महल, किला। अब जैसे कि अजंता की गुफा थी। अजंता की गुफा पहले से अवेलेबल थी, लेकिन फिर ये होता है कि कुछ लोग ऐसे घूमते घूमते जाते हैं शिकार विकार के लिए या फिर घूमने के लिए, और वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर गुफा है और यहाँ पर पेंटिंग वेंटिंग है, फिर ये फेमस होता है। तो पहले से अवेलेबल है लेकिन वो ढूंढा नहीं गया था। तो फिर इस तरह से खोज में जो होता है हम अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें पाते हैं। जैसे कहीं स्तूप मिल गया, जैसे पिपरवा का स्तूप, वहाँ के पहले उतना नोन नहीं था, फिर उसे खोजा गया, फिर उस पर जो इंस्क्रिप्शन है, उस पर जो वर्णन है, उससे मालूम चलता है अच्छा ये इतना पुराना है। महल है, किले हैं, तो ये सब मालूम चलता है। फिर एक तरीका जो है पुरातात्विक स्रोत प्राप्त करने का, अभिलेखों को पढ़ना। जैसे एपिग्राफी कहलाती है ये, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना, अभिलेखों को पढ़ना। जैसे कि हमें मॉडर्न टाइम से ही, हालांकि हड़प्पा सभ्यता में भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन अभी तक हम उनकी लिपि पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। इस कारण हम पता नहीं लगा पाए हैं कि मतलब क्या वो लिखा हुआ है, उनके जो भी हैं चीज़ें मिली हैं उस पर। लेकिन मॉडर्न टाइम में काफ़ी अभिलेख देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह से। और फिर जो अशोकन पिलर थे, अशोक के स्तंभ थे, उस पर भी काफ़ी कुछ लिखा होता था। तो इससे, और उसके अलावा आगे हम चल के देखते हैं रुद्रदमन का अभिलेख जूनागढ़ का। फिर प्रभावती गुप्त का अभिलेख, फिर से गुप्त साम्राज्य में बहुत ने ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो इस तरह से हमें मालूम चलता है कि का उनका साम्राज्य क्या था, क्या उनकी सोच थी। फिर जो भी हमें स्तूप दिखाई देते हैं, जैसे कि सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, मथुरा का स्तूप, तो इन सब जगहों पे काफ़ी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, तो उनसे हमें मालूम चलता है। जैसे कि सांची के स्तूप पर जो इंस्क्रिप्शन है उससे मालूम चलता है कि जो महिला डोनर थी, जो दान देती थी, बुद्ध के जो स्तूपों को दान दिया है, तो उससे मालूम चलता है कि काफ़ी महिला डोनर जो थी वो दान देती थी उस टाइम पर, पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में। तो इससे काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाती है अभिलेखों से भी। उसके अलावा पुराने टाइम में ताम्रपत्र अभिलेख चलते थे, जैसे तांबे के पत्ते पर लिखना, तो उससे मालूम चलता है। साउथ में चोल राजा जो थे वो मंदिर की दीवारों पर लिखवाते थे। तो जो भी अभिलेख लिखाते थे उनको पढ़कर मालूम चलता था। जैसे कि साउथ के अभिलेख मतलब मंदिरों के अभिलेखों को पढ़ के मालूम चलता है कि साउथ के चोल राजाओं ने नॉर्थ इंडिया में भी ये किया था, विजय हासिल की थी। और ये सारी चीज़ें जो उनकी विजय हैं उनका वर्णन, जो उन्होंने अभियान किए उसका वर्णन, तो इससे ये मालूम चलता है हमें। फिर न्यूमिस्टिक। न्यूमिस्मेटिक में होता है सिक्कों को पढ़ना। जैसे कि सिक्के बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं क्या कहते हैं जानकारी हासिल करने का। क्योंकि सिक्कों के इस बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्के जो हैं काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं इसके बारे में, जो भी साम्राज्य हैं, इतिहास के बारे में। सिक्कों की अहमियत तो बहुत सारी हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ गिनाना चाहूँगी। पहले तो सिक्के के मेटल, जो धातु यूज़ हुई है, उससे मालूम चलता है कि भाई बैक में इतिहास में लोगों को किस किस मेटल की जानकारी थी और वो कौन कौन से मेटल यूज़ करते थे। जैसे कि मान लीजिए तांबे के सिक्के यूज़ कर रहे हैं, मतलब तांबे की जानकारी थी। चांदी, सोने, शीशे के सिक्के यूज़ कर रहे हैं, तो किस चीज़ की जानकारी थी, किस मेटल की जानकारी नहीं थी। उसके अलावा हम देखते हैं कि अगर सिक्के बहुत लार्ज नंबर में मिलते हैं तो इसका मतलब है कि प्रोस्पेरिटी थी, समृद्धि थी साम्राज्य में। जैसे कि सोने और चांदी के सिक्के बहुत ज़्यादा अमाउंट में किस जगह से मिलते हैं, तो मतलब कि वो जो जगह थी, जो जहाँ उसका साम्राज्य था, वो रिच थे, समृद्ध थे, प्रोस्पेरिटी थी। फिर अगर किसी सिक्के में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी मिलती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट मिलती है, तो इससे मालूम चलता है कि जो समृद्धि का लेवल था वो लो था, तभी मिलावट करने की नौबत आ रही है। इसके अलावा किसी जगह से अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्के मिलते हैं
तो ये मालूम चलता है कि भाई वहाँ ट्रेड और कॉमर्स बहुत डेवलप था, व्यापार और वाणिज्य बहुत ज़्यादा विकसित था। तो ये भी मालूम चलता है जहाँ सिक्कों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर व्यापार वाणिज्य बहुत विकसित है। इसके अलावा जो सिक्के होते हैं वो किसी वंशावली के इतिहास के निर्माण में बहुत मदद करते हैं। जैसे कि सिक्कों पर जो किंग होते थे उनके नाम या फिर उनका टाइम पीरियड मेंशन होता था। तो इससे ये मालूम चलता था कि अच्छा ये इस राजा ने इस टाइम तक रूल किया था और इसका ये नाम था। तो फिर पूरा इतिहास का खाका बनाने में काफ़ी मदद मिल जाती है। उसके अलावा पहले के टाइम में जो राजा थे वो काफ़ी बड़े बड़े टाइटल्स लिया करते थे, उपाधियाँ लिया करते थे, जैसे महाराजा धीराज, महाराजा। तो इससे ये मालूम चल जाता था कि मतलब उनकी क्या स्थिति थी। जैसे महाराजा उपाधि किसने ली तो ये दिखाता है कि वो किसी के अंडर काम कर रहे थे, और अगर महाराजा धीराज अडॉप्ट कर रहे हैं मतलब वो संप्रभु हैं अपने और सबसे पावरफुल हैं। आगे देखते हैं, सिक्कों से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि उस टाइम का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास क्या था। जैसे कि जो रिलीजियस बिलीफ होते थे, धार्मिक जो विश्वास होते थे, वो सिक्कों पर अपने वो सब प्रतीक बनाते थे। जैसे कोई अगर शैव भक्त है तो शिव की प्रतिमा बनाए, मतलब ये इमेज बनाएगा। कोई बौद्ध भक्त है तो वो बुद्ध से रिलेटेड चीज़ों की फ़ोटो बनाएगा सिक्कों पे। जैसे कुषाण के जो सिक्के हैं उसमें शिव को दिखाया गया है, नंदी के साथ त्रिशूल दिखाया गया है। और इसी तरह गुप्त साम्राज्य जो था उसका गरुड़ था, मतलब रॉयल एम्ब्लेम, जो शाही जो चिन्ह था। तो इससे मालूम चलता है कि गुप्त जो थे वो विष्णु के उपासक थे। और इससे आगे हमें भी मालूम चलता है कि सिक्के जो हैं ये दिखाते हैं कि मिलिट्री कन्क्वेस्ट कहाँ कहाँ हुए। जैसे कि जो सैन्य अभियान होते थे, तो जो सिक्कों पे अश्वमेध यज्ञ की तस्वीरें बनी हुई है, उससे ये मालूम चलता है कि भाई इन्होंने यहाँ यहाँ मतलब अभियान किए हैं। और ये भी लिखा होता था कि भाई तस्वीर दिखाई होती थी अभियान करते हुए या फिर बलि देते हुए। तो इससे मालूम चलता है कि भाई ये मिलिट्री कन्क्वेस्ट करते थे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। अब ये भी हमें मालूम चलता है सिक्कों से कि मतलब उस टाइम में क्या क्या चीज़ों की इम्पोर्टेंस थी, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो इस तरह से सिक्कों से हमें काफ़ी कुछ मालूम चल जाता है। तो सिक्के काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री के। अब हम बर्तन के बारे में देखते हैं। जैसे कि बर्तन भी जो हैं काफ़ी हिस्ट्री को डिपिक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बर्तन के तहत हम ये देखेंगे कि बर्तन कैसे यूज़फुल था सिविलाइजेशन को या फिर इतिहास को जानने में। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता और 6th सेंचुरी BC, ये तीनों में बर्तन के हिसाब से बिल्कुल संस्कृति को डिफाइन किया गया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में BRW संस्कृति थी, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इसके बर्तन जहाँ जहाँ मिले हम जान जाते हैं वो हड़प्पा के साइट है। वैसे ही वैदिक सभ्यता में PGW संस्कृति थी, जैसे कि पेंटेड एंड ग्रे वेयर। तो इससे इससे रिलेटेड जो भी बर्तन मिले हैं हम जानते हैं कि वो वैदिक सभ्यता के साइट्स हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता में का मैंने बता दिया था। और 6th सेंचुरी BC में जो बर्तन मिलते हैं उसको बोला जाता था NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इसके बर्तन जहाँ भी मिले हैं उससे हमें मालूम चल जाता है कि वो 6th सेंचुरी BC का साइट थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बर्तनों के थ्रू भी बिल्कुल सिविलाइजेशन को जानने में मदद मिलती है, इतिहास को जानने में मदद मिलता है। फिर उसके अलावा बर्तनों पर जो आकृतियाँ बनी होती थी उससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे कि जो आकृतियाँ बनी होती थी अगर जानवर की बनी हैं तो ये पता लगता है कि जो भी लोग थे उस टाइम के वो उन जानवरों को जानते थे या फिर उनको पालते थे। और मान लीजिए कोई आकृति बार बार रिपीट हो रही है तो उससे ही पता चलता है कि उस आकृति की इम्पोर्टेंट भूमिका थी उस सिविलाइजेशन में। तो इस तरह हम देखते हैं कि बर्तन बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं इतिहास को जानने में। आगे हम देखते हैं मानव अस्थियाँ। मानव अस्थियों में मैं पशु की अस्थियों के बारे में बताऊंगी। अब मानव अस्थियों से भी हमें पता चलता है इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ। मान लीजिए कि किसी पुरुष की अस्थियों में या फिर महिला की अस्थियों में किसी चीज़ की पोषक तत्व की कमी मिलती है तो ये पता चलता है कि वो किस चीज़ का खान पान के तौर पे उपयोग नहीं करते थे, या फिर उस जगह को चिन्हित करने में कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हों इसका मतलब वो वहाँ निवास करते थे।
अगर महिला और पुरुष की अस्थियों में अंतर दिखता है पोषक तत्व में, तो ये मालूम चलता है कि महिलाओं की स्थिति कमतर थी पुरुषों के मुकाबले। तो ऐसे हम देखते हैं कि मानव अस्थियों के थ्रू भी हम काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इतिहास के बारे में। अब पशु की अस्थियों के बारे में देखते हैं। पशु की अस्थियां भी जो हैं काफ़ी कुछ जानने में मतलब हेल्प करती हैं। जैसे कि पशुओं की अस्थियां अगर टूटे हुए फॉर्म में मिलती हैं तो पता चलता है कि उनका खाने के लिए उपयोग होता था, और अगर वो जुड़े हुए तौर पे मिलती हैं तो उससे पता चलता है कि वो पालने के लिए यूज़ होते थे। तो इससे हमें पशु अस्थियों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। अब आगे हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों की क्या इम्पोर्टेंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया है सारे पॉइंट्स में कि इससे हमें उस टाइम के समाज, इतिहास, राजाओं के बारे में, उनके अभियानों के बारे में, फिर उनके जो स्टेटस था, सबऑर्डिनेट थे, संप्रभु थे, और उनकी क्या उपाधियाँ थी, क्या उनके धार्मिक विश्वास थे, किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका थी, और ये सारी चीज़ें हमें जानने के लिए मिलती हैं पुरातात्विक शोध के थ्रू। कहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप्ड थी, और किस टाइप के मतलब मंदिर बनाए जाते थे, और फिर क्या उनका टेक्निक था, किस किस लेवल तक कला विकसित थी। ये सारे हमें जो भी हैं पुरातात्विक स्रोत उनसे पता चलता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं भी हैं। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में बहुत बार कुछ मेंशन नहीं होता है, बस उसके अवशेष मिलते हैं। तो जो भी इतिहासकार हैं या फिर जो निरीक्षण करते हैं वो अपने हिसाब से इतिहास को इंटरप्रेट करते हैं, और हो सकता है कि उस टाइम पे ऐसा नहीं भी हो। तो हो सकता है कि रियलिटी जो है, वास्तविकता है, उससे अलग हो जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो ये है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत से हमें ज़रूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट वही चीज़ जान पाएँ। और उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं उनकी खुदाई से बहुत बड़ी मात्रा में पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं, लेकिन उनका प्रिजर्वेशन करना और उनको मतलब अच्छे से हैंडल करना ये भी एक समस्या होती है। तो ये भी हमें पुरातात्विक स्रोत की एक कमी दिखाई देती है कि उनको किस तरह से यूज़ करना है, या फिर वो बहुत पुराने टाइम से हैं मौजूद, तो उनको हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है पुरातात्विक स्रोत में। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया है सोर्सेस को, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।